बंदा सिंह बहादुर एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। बंदा सिंह बहादुर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी विपरीत दिशा में जी। किशोरावस्था में संत बनने वाले बंदा अपनी जिंदगी के बाद के सालों में सांसारिक जीवन की तरफ लौटे। ऐसे लोग कम ही देखने में आए हैं जो बहुत कम समय में हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अध्येता से एक बहादुर योद्धा और एक काबिल नेता में तब्दील हो गए हों। सिख रिसर्च इंस्टीट्यूट टेक्सास के तहत उनके सह संस्थापक हरिंदर सिंह लिखते हैं कि 38 वर्ष का होते होते हम बंदा सिंह बहादुर के जीवन की दो पराकाष्ठाओं को देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह से मुलाकात से पहले वो वैष्णव और शैव परंपराओं का पालन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सैनिक प्रशिक्षण, हथियारों और सेना के बिना 2500 किलोमीटर का सफर तय किया और 20 महीने के अंदर सरहिंद पर कब्जा कर खालसा राज की स्थापना कर दी। बंदा सिंह बहादुर का जन्म 27 अक्टूबर सन 1670 को राजौरी में हुआ था। बहुत कम उम्र में वो घर छोड़कर बैरागी हो गए और उन्हें माधोदास बैरागी के नाम से जाना जाने लगा। वो अपने घर से निकल गए और देश भ्रमण करते हुए महाराष्ट्र में नांदेड़ पहुंचे, जहां 1708 में उनकी मुलाकात सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह से हुई। गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें अपनी जीवन शैली त्यागने और पंजाब के लोगों को मुगलों से छुटकारा दिलाने का काम सौंपा। J.S. गेरेवाल अपनी किताब सिख ऑफ पंजाब में लिखते हैं, गुरु ने बंदा सिंह को एक तलवार, 5 तीर और 3 साथी दिए। साथ ही उन्होंने एक फरमान भी दिया जिसमें कहा गया था कि वो पंजाब के मुगलों के खिलाफ सिखों का नेतृत्व करें। गोपाल सिंह ने अपनी किताब गुरु गोविंद सिंह में इसका वर्णन करते हुए लिखा है कि गुरु ने बंदा बहादुर को 3 साथियों के साथ पंजाब कूच करने का निर्देश दिया। उनसे कहा गया कि सरहिंद नगर पर जाकर कब्जा करे और अपने हाथों से वजीर खां को मृत्युदंड दे। बाद में गुरु जी भी उनके पास पहुंच जाएंगे। बंदा सिंह बहादुर पंजाब की तरफ निकल पड़े, लेकिन कुछ दिन बाद ही जमशीद खां नाम के एक अफगान ने गुरु गोविंद सिंह पर खुखरी से वार किया। गुरु गोविंद सिंह कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। राजमोहन गांधी अपनी किताब पंजाब अ हिस्ट्री फ्रॉम औरंगजेब टू माउंटबेटन में लिखते हैं कि घायल होने और अपनी मृत्यु के बीच गुरु गोविंद सिंह चाहते तो अपने पूर्ववर्तियों की तरह किसी भी व्यक्ति को अगला गुरु नामांकित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने साफ घोषणा की कि उनके बाद गुरु ग्रंथ साहब को के स्थायी गुरु का दर्जा दिया जाएगा। वर्ष 1709 में जब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर अभी भी दक्षिण में लड़ाई लड़ रहा था, तब बंदा बहादुर पंजाब में सतलज नदी के पूर्व में जा पहुंचे और सिख किसानों को अपनी तरफ करने के अभियान में जुट गए। सबसे पहले तो उन्होंने सोनीपत और कैथल में मुगलों का खजाना लूटा। 3 से 4 महीने के भीतर बंदा बहादुर की सेना में करीब 5000 घोड़े और 8000 पैदल सैनिक शामिल हो गए। कुछ दिनों के बाद इन सैनिकों की संख्या बढ़कर 19,000 हो गई। जमींदारों के अत्याचारों से त्रस्त सरहिंद के किसान बहुत कठिन जीवन बिता रहे थे। उनको एक निडर नेता की तलाश थी। वो ये भी नहीं भूल पाए कि गुरु गोविंद सिंह के बेटों के साथ क्या हुआ था। उस इलाके के सिखों ने बंदा को घोड़े और धन उपलब्ध कराए। कई सालों से मनसबदारों ने अपने सैनिकों के वेतन नहीं दिए थे, इसलिए वो लोग भी जीवन यापन की तलाश में थे, जिसने उन्हें बंदा बहादुर के साथ आने के लिए प्रेरित किया। औरंगजेब के बाद नए मुगल बादशाह बहादुर शाह की छवि उदारवादी जरूर बन गई, लेकिन वो चूंकि पंजाब और दिल्ली से दूर थे, इसलिए उनके पास अपने अफसर और आम लोग उन्हें कमजोर ही समझने लगे। लोगों के मन में बादशाह का जो डर था वो जाता रहा। नवंबर सन 1709 में बंदा बहादुर के सैनिकों ने अचानक सरहिंद में कस्बे समाना पर हमला कर दिया। समाना पर हमला करने की वजह थी कि 34 वर्ष पहले गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करने वाला और गुरु गोविंद सिंह के लड़कों को मारने वाला व्यक्ति वजीर खां उसी शहर में रहता था। समाना के पास सिधौरा के मनसबदार उस्मान खान ने गुरु गोविंद सिंह से दोस्ती रखने वाले एक मुस्लिम पीर को तंग किया, इसलिए वहां कत्लेआम का आदेश दिया गया था। बाद में खफी खान ने लिखा कि बंदा ने मुगल अफसरों को आदेश दिया कि वो अपना पद छोड़ दें। समाना को बचाने के लिए दिल्ली से सरहिंद को कोई मदद नहीं भेजी गई। सरहिंद दिल्ली और लाहौर के बीच बसा एक शहर था। यहाँ मुगलों ने बड़े बड़े भवन बनवा रखे थे और ये उस समय का पूरे भारत में लाल महल बनाने के लिए मशहूर था।
बंदा बहादुर ने मई सन 1710 में सरहिंद पर हमला बोल दिया कि बंदा की फौज में 35,000 से ज्यादा लोग थे। इसमें से 11,000 भाड़े के सैनिक थे। वजीर खान के पास अच्छी ट्रेनिंग लिए हुए 15,000 सैनिक थे। कम संख्या में होते हुए भी वजीर खान की सेना के पास सिखों से बेहतर हथियार थे। उनके पास कम से कम 2 दर्जन तोपें थी और आधे से अधिक घुड़सवार। 22 मई सन 1710 को हुई इस लड़ाई में बंदा ने ये मानते हुए कि सबसे कमजोर तोप खाने को हमेशा बीच में रखा जाता है, बीच में रखी 4 तोपों पर सबसे पहले हमला बोल दिया गया। इस हमले की कमान उन्होंने भाई फतेह सिंह को दी। आमने सामने की लड़ाई में फतेह सिंह ने वजीर खान के सिर पर वार किया। जैसे ही सरहिंद के सैनिकों ने अपने सेनापति का सर कटकर जमीन पर गिरते देखा, उनका मनोबल गिर गया और वो मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस लड़ाई में बंदा सिंह बहादुर की जीत हुई। सरहिंद शहर को मिट्टी में मिला दिया गया। इसके बाद जब बंदा बहादुर को खबर मिली कि यमुना नदी के पूर्व में हिंदुओं को तंग किया जा रहा है, तो उन्होंने यमुना नदी पार की और सहारनपुर शहर को बर्बाद कर दिया। बंदा सिंह बहादुर के हमले से उत्साहित होकर स्थानीय सिख लोगों ने जालंधर, दोआब में राहौन, बटाला और पठानकोट पर कब्जा कर लिया। बंदा सिंह बहादुर ने अपने नए कमान केंद्र को लोहगढ़ का नाम दिया। सरहिंद की जीत को याद करते हुए उन्होंने नए सिक्के ढलवाए और अपनी नई मोहर जारी की। उन सिक्कों पर गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के चित्र थे। वर्ष 1710 में 66 वर्षीय मुगल बादशाह बहादुर शाह स्वयं बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ जंग के मैदान में उतरा। दक्षिण से लौटते ही बहादुर शाह दिल्ली में नहीं रुका और उसने सीधे लाहौरगढ़ की तरफ कूच किया। मुगल बादशाह बंदा की सेना से कहीं बड़ी थी। बंदा को भेष बदलकर लाहौरगढ़ से निकल जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। एस.एम. लतीफ अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ पंजाब में लिखते हैं, बंदा सिंह बहादुर को ध्यान में रखकर मुगल बादशाह बहादुर शाह ने आदेश दिया कि अब दिल्ली की बजाय लाहौर उनकी राजधानी होगी। लाहौर से उन्होंने बंदा सिंह को पकड़ने के लिए अपने सैन्य कमांडर भेजे। तब बंदा ने अपनी पत्नी और कुछ अनुयायियों के साथ पहाड़ों में छुपा लिया। जब एक कमांडर खाली लौटा तो बहादुर शाह ने उसको किले में ही हिरासत में रखने का आदेश दिया। लाहौर में सिखों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन बंदा के साथी रात में रावी नदी में तैरते हुए लाहौर के बाहरी इलाकों में आते और मुगल प्रशासकों को तंग करने के बाद सुबह होने से पहले ही वापस चले जाते। लेकिन 1712 में बादशाह बहादुर शाह का निधन हो गया। इसके बाद हुई लड़ाई में सत्ता पहले जलंधर के हाथ में आई, फिर उसके भतीजे फर्रुखशियार को मुगल ताज मिला। फर्रुखशियार ने कश्मीर के सूबेदार अब्दुल समद खां को बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ अभियान शुरू करने का आदेश दिया। समद ने 1713 आते आते बंदा बहादुर को सरहिंद छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उनके और समद के सैनिकों के बीच लुका छुपी का खेल चलता रहा। आखिरकार समद खां को बंदा बहादुर को आजकल के गुरदासपुर शहर में 4 मील दूर गुरदास नांगल गांव में बने एक किले तक ढकेलने में सफलता मिल गई। वहां किले का इतना जबरदस्त घेरा लगाया गया कि उसके अंदर अनाज का दाना तक नहीं पहुंच पाया। किले के अंदर भुखमरी फैल गई और बंदा के साथियों ने गधों और घोड़ों का मांस खाकर किसी तरह स्वयं को जीवित रखा। हरिराम गुप्ता लिखते हैं कि घास, पत्तियों और मांस पर गुजारा करते हुए बंदा बहादुर ने ताकतवर मुगल सेना का 8 महीनों तक बहादुरी से सामना किया। आखिरकार दिसंबर सन 1715 में समद खां को बंदा बहादुर का किला भेदने में सफलता मिल गई। बंदा बहादुर के आत्मसमर्पण करने के बाद उनके बहुत से साथियों को गुरदास नांगल में ही मार दिया गया। दूसरे लोगों को लाहौर लौटते समय रावी के किनारे कत्ल कर दिया गया। सूबेदार ने विजेता की तरह लाहौर शहर में प्रवेश किया। पीछे बंदा अपने सैनिकों के साथ चल रहे थे। सभी बंदियों को जंजीर से बांधकर गधों या ऊंटों पर बैठने के लिए मजबूर किया गया था। समद खां ने बादशाह से बंदा बहादुर को खुद दिल्ली ले जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन बादशाह ने यह अनुमति नहीं दी। तब अगले दिन समद खां ने अपने बेटे जकरिया खां के नेतृत्व में इन कैदियों को दिल्ली के लिए रवाना किया। 27 फरवरी को इस जुलूस ने दिल्ली के अंदर प्रवेश किया। जुलूस को देखने के लिए भारी संख्या में दिल्ली वासी सड़कों पर उतर आए, जिसमें करीब 744 जीवित सिख कैदी चल रहे थे। उन्हें 2-2 करके बिना काठी वाले ऊंटों पर बांधा गया था, यानी 377 ऊंटों का काफिला चल रहा था। प्रत्येक कैदी का एक हाथ गर्दन के पीछे कर लोहे की जंजीर से बांधा हुआ था। इसके अलावा
उन्होंने लंबे बांसों पर मारे गए 2000 सिखों के सिर लटका रखे थे। उसके पीछे बंदा बहादुर चल रहे थे। उन्हें एक लोहे के पिंजड़े में डालकर हाथी पर सवार कराया गया था। उनके दोनों पैर लोहे की सांकलों से बांध दिए गए थे। उनकी बगल में तलवारें लिए 2 मुगल सिपाही हमेशा खड़े रहते थे। इन कैदियों को 1 हफ्ते कैद में रखने के बाद 5 मार्च सन 1716 में उनका कत्लेआम शुरू हुआ। हर सुबह कोतवाल सरबराह खां इन कैदियों से कहता, तुम्हें अपनी गलती सुधारने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। सिख गुरुओं की शिक्षा में अपना विश्वास समाप्त करो और इस्लाम धर्म कबूल कर लो, तुम्हारी जिंदगी बख्श दी जाएगी। हरीश ढिल्लों लिखते हैं, हर सिख ने मुस्कुराते हुए ना में अपना सिर हिलाकर कोतवाल की पेशकश का जवाब दिया। 7 दिनों तक लगातार हुए सिख कैदियों के नरसंहार के बाद उसको कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया। कोतवाल ने फर्रुखशियार को सलाह दी कि बंदा बहादुर को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कुछ समय और दिया जाए। जेल में एकांतवास में रह रहे बंदा बहादुर की कोठरी के सामने से जब भी कोतवाल सरबराह खां गुजरता, वो उन्हें अपनी माला के दाने गिनते हुए पाता। 9 जून 1716 को बंदा और उनके कुछ साथियों को कुतुब मीनार के पास महरौली में बहादुर शाह की कब्र ले जाया गया। वहां उनको उनके सामने सिर झुकाने के लिए कहा गया। बंदा के 4 साल के बेटे अजय सिंह को उनके सामने लाकर बैठा दिया गया। हरीश ढिल्लों लिखते हैं, कोतवाल सरबराह खां के इशारे पर अजय सिंह के तलवार से टुकड़े कर दिए गए। बंदा बिना हिले डुले बैठे रहे। अजय सिंह के दिल को उनके शरीर से निकालकर बंदा बहादुर के मुंह में ठूस दिया गया। इसके बाद जल्लाद ने अपना ध्यान बंदा की तरफ केंद्रित किया। उनके शरीर के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उनको जितना संभव हो सका जीवित रखा गया। आखिर में जल्लाद ने तलवार के एक वार से उनके सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। बंदा सिंह बहादुर की मौत के 2 साल बाद शहीद भाइयों ने मराठों की मदद से फर्रुखशियार को न सिर्फ गद्दी से हटाया बल्कि गिरफ्तार कर उसकी आंखें फोड़ दी। इसके बाद मुगल साम्राज्य का भी विघटन होता चला गया और आखिर में नौबत यहाँ तक पहुंची कि दिल्ली का बादशाह अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बनकर दिल्ली के लाल किले से कुतुब मीनार तक ही सिमट कर रह गया। काबुल, श्रीनगर और लाहौर पर रणजीत सिंह का कब्जा हो गया और दक्षिण भारत से लेकर पानीपत तक का विशाल भूभाग मराठों के हाथों में चला गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंदा बहादुर के सम्मान में काफ़ी सारी कविताएं भी लिखी। नमन है ऐसे वीर को। उनकी वीरता के किस्से हिंदुस्तान के सभी नौजवानों तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।